जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों आज हम लोग इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट का जो संविधान है उसके भाग के बारे में, भाग और विषय के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। तो संविधान के दोस्तों जो एक तरफ भाग है और एक तरफ उसके विषय हैं, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ उन विषयों के बारे में समझने का भी प्रयास करेंगे कि इस विषय में क्या है, कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं और उस भाग के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल सम्मिलित किए गए हैं। ये सारी बातें आज हम लोग आज की क्लास में समझने वाले हैं। दोस्तों यह टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट की भी काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी कि सर संविधान के भाग और उनके विषयों के बारे में अक्सर ही क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में एक क्लास आप ज़रूर लें। तो बस वही ध्यान में रख करके दोस्तों क्लास को लिया गया है। अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे तो आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लगा रहे होंगे या प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे या एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो आप देखते हैं कि अक्सर ही भाग के बारे में पूछ लिया जाता है कि जैसे इस भाग में क्या है, जैसे भाग नंबर 15 में क्या है, या भाग नंबर 20 में क्या है, भाग नंबर 18 में क्या है, भाग नंबर 11 में क्या है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर ही दिखाई दे जाते हैं। या इससे रिलेटेड एक तरह का और भी क्वेश्चन बनता है कि एक तरफ वो संविधान के भाग दे देते हैं और उसके सामने दूसरी तरफ उस भाग के नाम लिख देते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एक सही सुमेलित है या कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस तरीके से जोड़ा बनाने वाला क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अक्सर ही दिखाई दे जाता है भाग से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज संविधान के जितने भी भाग हैं। दोस्तों जो भाग हैं तो सारे 25 भाग हैं। तो क्या 25 के 25 भाग हमें याद करने होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भाग बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करते हैं, कुछ भाग ऐसे होते हैं जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ भाग ऐसे हैं दोस्तों जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पढ़ना तो है ही है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम लोग चर्चा तो सारे ही भागों की करेंगे, लेकिन हाँ मैं बता दूंगा आपको कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आप मार्क कर लेंगे और न केवल मार्क करेंगे बल्कि उसको याद भी करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप चाहें तो क्लास में ही आप नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ें, और या तो फिर आप इस क्लास की PDF अगर चाहते हैं तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर इस क्लास का जो PDF होगा वह एज इट इज़ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक और रास्ता है कि आप मतलब इसी जो ये क्लास होगा इसी क्लास के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके और टेलीग्राम चैनल में जा करके और वहाँ से आप वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर चाहें तो आप उसको रख लें पढ़ने के लिए और चाहे तो उसी से अपना नोट्स बना लें, जैसा आपको ठीक लगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। क्लास दोस्तों पूरा देखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। संविधान के जो भी सभी भाग हैं उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक परिचय बता देता हूं आपको कि संविधान का भाग क्या होता है, संविधान का भाग क्या है ना। तो संविधान के भाग क्या है, भाग तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन भाग से ही रिलेटेड पूछा जाता है कि संविधान के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। तो अगर दोस्तों कभी भी पूछा जाए आपसे मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, तो आपको बताना है दोस्तों मूल संविधान में कुल 22 भाग थे मूल संविधान में। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आपको बताना है कुल 25 भाग हैं, यानी काउंट करेंगे तो 25 भाग होगा, लेकिन आखिरी भाग का जो नंबर होगा वह 22 ही होगा। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखिए दोस्तों हमारे संविधान में जैसे भाग क्या होता है, तो जैसे हम अपना नोटबुक बनाते हैं तो उसमें चैप्टर का नाम लिखते हैं, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे चैप्टराइज करते हैं उसको ना, जितने भी टॉपिक होते हैं और उस चैप्टर के अंतर्गत सिमिलर जो मिलते जुलते टॉपिक होते हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं या नोट करते हैं। सेम ऐसे ही संविधान निर्माता जब संविधान को बना रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले सारे आर्टिकल तैयार कर लिए अपने, और जब उनका आर्टिकल तैयार हो गया तो फिर उन्होंने एक तरह के आर्टिकल को एक जगह पर रखा है ना। जब ड्राफ्टिंग किया जा रहा था, जब संविधान का बिल्कुल किताब का फॉर्मेट दिया जा रहा था, तो सारे ही जितने भी आर्टिकल एक तरह के आर्टिकल थे उनको एक जगह पर उन्होंने रखा और उसको एक चैप्टर के अंतर्गत रखने का प्रयास किया। तो मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि संविधान में जो भाग होते हैं वो चैप्टर ही होते हैं ना, एक तरीके से चैप्टर होते हैं वो। तो संविधान में ऐसे कुल 22 चैप्टर हैं और एक चैप्टर में एक तरह के आर्टिकल होंगे, उसमें एक तरह का मिलता जुलता प्रावधान होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारे संविधान में कुल 22 भाग थे मूल संविधान में। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान से समझना आपको कि जैसे संविधान का भाग नंबर 1 हो गया, माने पहला चैप्टर हो गया, इसके बाद दूसरा, तीसरा, और ऐसे करते करते जो हमारा लास्ट भाग है वह भाग नंबर 22 है। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो ये तो मूल संविधान में था, 1 से लेकर के 22 तक 22 चैप्टर थे कुल हमारे संविधान में। लेकिन दोस्तों बीच बीच में संशोधन करके कुछ भाग को जोड़ा गया बाद में। जैसे कि संविधान में संशोधन करके अगर कभी बाद में नए भाग की जरूरत हुआ तो हमने संविधान के लास्ट में उसको नहीं रखा। मतलब ऐसा नहीं है कि संविधान 1 से लेकर के 22 भाग तक है तो फिर अगर हमें भाग जोड़ना पड़े तो हम लास्ट में 23 नंबर का भाग जोड़ दें, 24 नंबर का भाग जोड़ दें, 25 नंबर का भाग जोड़ दें। हमने ऐसा नहीं किया, बल्कि क्या किया हमने दोस्तों, एक तरह के भाग, जैसे भागों से मिलता जुलता है, जैसे एक भाग है, ध्यान से समझना है, जैसे एक भाग है दोस्तों भाग नंबर 4, भाग नंबर 4, और इसमें क्या है, इसमें है कि राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं लेकिन वो वाद योग्य नहीं है। राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं, राज्य मतलब सरकारें, तो संविधान में राज्य का मतलब राज्य की परिभाषा दी गई है जो सरकारें होती हैं। तो संविधान निर्माता सरकार को कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं कि भाई आप अपनी नीतियां बनाते समय इन इन टॉपिक पर ध्यान रखेंगे, ऐसे इन इन विषयों पर ध्यान रखेंगे, और इसी तरीके से मिलता जुलता आप अपने कानून को बनाएंगे, अपने नियमों को बनाएंगे। तो वो राज्य के लिए उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है जो संविधान बनाने वाले हैं, और उन्होंने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भाग नंबर 4 में दोस्तों, भाग नंबर 4 में अनुच्छेद नंबर, यहाँ मैं मिटा देता हूं पहले, भाग नंबर दोस्तों ये समझना है आपको, भाग नंबर 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के आर्टिकल इसमें रखें, और इन आर्टिकल्स में जो भी बातें उन्होंने बताया उसको लेकर के उन्होंने कहा कि भाई आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं ना, यानी कि ये वाद योग्य नहीं है, इनको लेकर के न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे ही भाग हमें नागरिकों के लिए भी जरूरत पड़ा कि भाई नागरिकों के लिए भी कुछ गाइडलाइन हो, और नागरिक भी, ध्यान रखना है, नागरिक भी उसको फॉलो करें। जैसे इसको राज्य यानी कि सरकारें फॉलो करती हैं, ऐसे ही एक भाग हमने बनाया, हमारी भारत सरकार ने एक भाग बनाया, संसद ने एक भाग बनाया, और उस भाग को नागरिकों को मानना होगा, और अगर नागरिक नहीं मानते हैं तो उसको लेकर के भी न्यायालय नहीं जाया जा सकता, यानी वह भी वाद योग्य नहीं होगा। तो जैसे डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, ऐसे ही मौलिक कर्तव्य भी, मैं मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा हूं, मौलिक कर्तव्य को लेकर के भी न्यायालय नहीं जाया जा सकता। तो दोस्तों संविधान में एक भाग जोड़ने की जरूरत हुआ कि भाग नंबर 4A के नाम से इसको जोड़ दिया गया। उसका नाम क्या था? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। जैसे ये नीति निर्देशक तत्व था, जैसे ये नीति निर्देशक तत्व था, तो ये किसके लिए है? ये सरकार के लिए गाइडलाइन है, सरकार के लिए, सरकार के लिए है। और ये किसके लिए है? जो मूल कर्तव्य है ये दोस्तों 51 है, ये किसके लिए है? तो ये नागरिकों के लिए है। ये किसके लिए है? तो ये नागरिकों के लिए है ना, नागरिकों के लिए है। देखिए दोनों में समानता क्या है? समानता ये है कि अगर सरकार इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करती तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। ऐसे ही मूल कर्तव्य में जो कर्तव्य बताए गए हैं नागरिकों को, अगर नागरिक ये कर्तव्य नहीं मानते तो सरकार भी उनको लेकर के न्यायालय नहीं जा सकते या उनको दंड नहीं दे सकते। तो दोनों ही काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन एक सरकार के लिए गाइडलाइन है, एक नागरिकों के लिए गाइडलाइन है। और ध्यान रखना है कि जो भाग नंबर 4 है यह तो मूल संविधान में था, लेकिन जो मूल कर्तव्य है इसको बाद में जोड़ा गया। तो जब बाद में जोड़ा गया तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम इसको संविधान के लास्ट में यानी भाग नंबर 23 के रूप में, भाग नंबर 24 के रूप में ऐसे नंबर डाल करके ऐड कर लें, या दूसरा एक है कि भाई हम मिलते जुलते भाग के जगह पे इसको शिफ्ट कर दें। तो मिलते जुलते भाग इसका भाग नंबर 4 था, इसी से इसका मेल मिलाप था, यानी इसके ही जैसा था। तो इसलिए हमने दोस्तों 4 के बाद 4A नाम का एक भाग बनाया और इसी में यहाँ पे रख दिया। तो जैसे दोस्तों इसके बाद भाग नंबर 5 भी था, तो भाग नंबर 4 पहले से था जिसमें नीति निर्देशक तत्व है, भाग नंबर 5 था इसमें संघ सरकार था, यानी केंद्र सरकार के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में प्रावधान था। तो हमने बीच में ही इसको शिफ्ट कर दिया और मूल कर्तव्य के नाम से, क्लियर है। और ये 51 पे खत्म होता है, जो डीपीएसपी है ये 51 पे खत्म होता है, और जो संघ सरकार है यह 52 से शुरू होता है। तो इसलिए बीच में हमने
अब 51 भी है, 52 भी है। 51 पे ऊपर वाला समाप्त होता है और उसके बाद जो उसके अगला चैप्टर है यानी अगला भाग है संघ सरकार, ये 52 से शुरू होता है, 52 से 151 तक है, 52 से 151 तक है। तो हमने बीच में एक 51A नाम से आर्टिकल जोड़ दिया। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जैसे 1 से लेकर के दोस्तों 1 2 3 4 ऐसे 1 से लेकर के, यहाँ ध्यान दीजिए कि 1 से 1 2 3 4 ऐसे करके और दोस्तों 22 भाग है। तो 22 के बाद बारी बारी से 4 और भाग इसमें जोड़े गए हैं और वो जो 4 भाग जोड़े गए हैं वो संविधान के भाग में लास्ट में नहीं जोड़े गए हैं, बल्कि बीच बीच में उनको शिफ्ट किया गया है। वो जिससे मिलते जुलते हैं उनके स्थान पर उसको शिफ्ट किया गया है। तो कौन कौन से 4 भाग जोड़े गए हैं? तो दोस्तों एक भाग जोड़ा गया है 9A, एक भाग जोड़ा गया है 9। पहले 4A बताता हूं। पहले दोस्तों मैं बताता हूं कि कौन कौन सा भाग ऐड किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले 4A जोड़ा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। 4A क्लियर है। तो सबसे पहले 4A जोड़ा गया है जिसमें मूल कर्तव्य है। फिर एक भाग जोड़ा गया दोस्तों 9A जिसमें नगर पालिका है। 73वां संविधान संशोधन 1992, आगे चर्चा होगी। फिर एक भाग जोड़ा गया है 9B और एक भाग जोड़ा गया है दोस्तों 14A। तो ध्यान रखना है कि ये संविधान के 4 भाग बाद में जोड़े गए हैं। 4A, 9A, 9B और 14A, ये 4 भाग बाद में जोड़े गए। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या होगा कि सर आपने बताया कि हमारे मूल संविधान में कुल 22 भाग थे और 4 ऐड कर दिए गए, तो इस प्रकार तो कुल 26 हो गए, फिर आप 25 क्यों बता रहे हैं? मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि मूल संविधान में 22 भाग थे, 4 इसमें हमने बाद में ऐड कर दिया, तो होने चाहिए थे 26, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 25 भाग है। तो मामला क्या है? मामला ये है दोस्तों कि संविधान से एक भाग डिलीट भी किया गया है और वह कौन सा भाग है? भाग नंबर 7। भाग नंबर 7 दोस्तों हमारे संविधान में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि उसे निश्चित कर दिया गया है। भाग नंबर 7 को हटा दिया गया है। भाग नंबर 7 में क्या था? तो भाग नंबर 7 में दोस्तों जैसे हमारे मूल संविधान में, जैसे अभी वर्तमान में कुल 2 कैटेगरी के स्टेट होते हैं, एक राज्यों की कैटेगरी होती है, एक केंद्र शासित प्रदेश की कैटेगरी होती है। तो 2 टाइप के राज्य देखने को मिलता है आपको, एक राज्यों का जो सामान्य राज्य होते हैं और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश का। लेकिन जब हमारा मूल संविधान था तो उसमें 4 कैटेगरी के राज्य हुआ करते थे, है ना। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 4 कैटेगरी के राज्य थे और इसमें जो B कैटेगरी के राज्य थे उन्हें ही भाग नंबर 7 में रखा गया था और वो डिलीट कर दिया गया। तो सिंपल से आपको केवल याद कर लेना है कि संविधान में कौन सा भाग नहीं है। तो भाग नंबर 7 नहीं है। और कौन से भाग बाद में जोड़े गए? अच्छा, जब भी बाद में जोड़ा जाता है तो 4A मतलब A या B लिखा हुआ होगा। जैसे 4A, क्योंकि 4 तो पहले से ही था, 5 भी पहले से ही था, तो उसके बीच में शिफ्ट किया गया तो 4A हो गया। ऐसे ही 9A है, क्योंकि 9 और 10 तो पहले से ही था और 9 के पास ही रखना था उसे, तो हमने एक नया भाग 9A बना दिया। ऐसे ही 9B बना दिया, ऐसे ही 14A बना दिया। तो इस तरीके से दोस्तों ये संविधान में नए तरीके के भाग ऐड किए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग संरचना। तो संविधान को 25 भागों में व्यवस्थित किया गया है। हालांकि लास्ट वाला भाग आपको 25 नंबर नहीं दिखाई देगा, लास्ट वाला भाग का जो नंबर होगा वो 22 होगा और उसको 22वां ही भाग कहेंगे, उसको 25वां भाग नहीं कहेंगे। उसका नंबरिंग भी 22वें नंबर पर है और उसको बोलते भी 22वां भाग है, ऐसा नहीं कि उसको 25वां बोलेंगे, है ना। तो ध्यान रखना है, जो जिस उसका नंबरिंग किया गया है तो जो जिसका नंबर है आप वही बोलेंगे, लेकिन जब काउंट करते हैं तो कुल 25 भाग होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। संविधान को 25 भागों में व्यवस्थित किया गया है जो विभिन्न शासन, अधिकार और कर्तव्यों को व्यवस्थित रूप से कवर करते हैं। संशोधन, तो समय समय पर संशोधनों जैसे कि 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन ने नए भाग जोड़े। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो 73वां संविधान संशोधन है इसके तहत कोई नया भाग नहीं जोड़ा गया था, केवल जो 243 आर्टिकल था यानी भाग नंबर 9 था उसका विस्तार किया गया था। तो यहाँ पे भाग नंबर 9 है, ये बाद में नहीं जोड़ा गया बल्कि इसका विस्तार किया गया था। भाग नंबर 9 तो पहले से ही था पंचायत, तो इसका विस्तार किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाग नंबर ये ध्यान रखना है कि 4A है, 9A है, 9B है और एक और भाग होगा दोस्तों 14A एक आर्टिकल होगा और एक भाग होगा 14A, ये भी आपको जोड़ लेना है ना। तो कुल 4 भाग बाद में जोड़े गए। निरस्त भाग, तो भाग नंबर 7 को 1956 में निरस्त कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा दोस्तों जो भाग नंबर 7 था उसे डिलीट कर दिया गया और भाग नंबर
जो 7 है उसको हटा करके राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो कभी आपसे पूछे राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, तो राज्यों का पुनर्गठन भी 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ही किया गया था। प्रासंगिकता, तो भाग नंबर 3 मूल अधिकार और डीपीएसपी ये सब हैं, तो ये संविधान की आत्मा कहलाते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के 25 भाग, तो नाम और विवरण हम लोग देख लेते हैं। तो जिसमें दोस्तों हमारा पहला भाग है, ये यहाँ पे दोस्तों ये हेडिंग होना चाहिए था, चलिए कोई नहीं। तो हम लोग इसमें पहला भाग देखते हैं। पहला भाग है ना, ये एक हेडिंग है, समझ लीजिए भाग नंबर 1, ये एक हेडिंग है भाग नंबर 1 है ना। भाग नंबर 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक का प्रावधान किया गया है। भाग नंबर 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। सर ये क्या होता है, तो दोस्तों जब हम भाग नंबर 1 पढ़ते हैं तो संविधान में सबसे पहले हमारे देश के बारे में बताया गया है, हमारे देश के राज्यों के बारे में, उनके विवरण के बारे में बताया गया है। और इसीलिए जो पहली अनुसूची बनाई गई, पहली सूची भी पहले ही भाग से संबंधित है। क्लियर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे जितने भी भारत के राज्य हैं और उनका राज्य क्षेत्र है उसके बारे में पूरा विवरण बताया गया है, जो हमारा पहला भाग है। और इसमें आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल दोस्तों 1 से लेकर के 4 तक के आर्टिकल इसमें हैं। और इसमें दोस्तों जो दूसरा आर्टिकल है और जो तीसरा आर्टिकल है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, दूसरा और तीसरा, मैं आपको यहाँ पे आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य भी नहीं है आर्टिकल पढ़ाना, लेकिन हाँ कुछ जो विशिष्ट बात होगी भाग की वो मैं बताऊंगा। अनुच्छेद नंबर 2 है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 2 दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 2 आर्टिकल है, आर्टिकल या अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 में जो बाहर के राज्य हैं उनको भारत में सम्मिलित करने का प्रावधान बताया गया है कि भाई बाहर का कोई क्षेत्र है तो भारत में उसको सम्मिलित किया जा सकता है। और ये किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 2 में, और भाग 1 का ही ये आर्टिकल है। और ऐसे ही एक आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 3, इसमें बताया गया है कि जो वर्तमान के राज्य हैं हमारे पास, जो वर्तमान के राज्य हैं, अगर उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना है या उनके नाम में परिवर्तन करना है, उसको विभाजित करना है या 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में जोड़ना है, तो ये सारी चीजें संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। और ध्यान रखना है कि आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक के प्रावधान इसी के तहत आते हैं भाग नंबर 1 में। तो राज्यों का विवरण हो गया, बाहर के क्षेत्रों में भारत का मिलाना हो गया, भारत में मिलना हो गया, या भारत के वर्तमान के जो राज्य हैं उनको तोड़ना जोड़ना हो गया, तो ये या नाम परिवर्तन करना हो गया। ये सारी चीजें भाग नंबर 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के आर्टिकल हैं, उन्हीं में ये प्रावधान किया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 1 की ही व्याख्या करते हुए अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में कहा था कि भारत के किसी भी राज्य को, भारत के किसी भी राज्य को भारत से बाहर जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई राज्य समझौता करके भारत के साथ रह रहा है और जब वो चाहे तब वो भारत से अलग हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ध्यान रखना है, भारत का कोई भी राज्य भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकता, विभाजित नहीं हो सकता। हाँ, एक कंडीशन है दोस्तों कि अगर कोई बाहर का देश है और भारत है, इनके बीच में कभी बॉर्डर को लेकर के, बॉर्डर सीधा करना हो तो अपना कोई एरिया उनको देना है और उनका कोई एरिया अपने लेना है, तो इसके मध्य अगर ऐसा करना हो तो ये अधिकार किसके होगा, किसके पास होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा जब भी होगा, यानी कि आप किसी अपने एरिया को किसी को दे नहीं सकते, लेकिन कभी मजबूरी है आपकी कि बॉर्डर को सीधा करना है या किसी एरिया का लेन देन करना है आपको, तो ऐसी कंडीशन में संविधान में संशोधन करना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा। और दोस्तों हमारे संविधान में एक 9वां संविधान संशोधन जो 1960 में हुआ और एक 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ, ये दोनों के दोनों संशोधन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9वां संविधान संशोधन 1960 और 100वां संविधान संशोधन 2015, ये दोनों के दोनों जो संविधान में संशोधन है ये क्षेत्रों के आदान प्रदान से ही संबंधित है। जो 9वां संविधान संशोधन 1960 है ये पाकिस्तान के साथ, और जो 100वां संविधान संशोधन 2015 है ये बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का। तो जब भी क्षेत्रों का आदान प्रदान करना होगा तो संविधान में संशोधन करके ही क्षेत्रों का आदान प्रदान किया जा सकता है, लेकिन भारत के किसी क्षेत्र को यह स्वतंत्रता नहीं है कि भाई वो भारत से अलग हो सके। ये सारी बातें आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है। इसी में भारत का नाम भारत और इंडिया भी मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। भाग नंबर 1 में ही दोस्तों भारत का नाम भारत और इंडिया मिलता है ना, इंडिया। तो ये दो नाम भी हमारे, इंडिया और भारत, ये हमारे देश का दो नाम भी मिलता है, भारत एवं इंडिया। तो इतनी बातें हैं इसी आर्टिकल के तहत, मतलब आर्टिकल नंबर 3 है तो इसी भाग के अंतर्गत इसमें भारत का नाम, क्षेत्र, नए राज्यों का गठन और क्षेत्रीय परिवर्तन से संबंधित प्रावधान भी शामिल है। तो जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि किस आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया है।
बहुत जल्दी ही दोस्तों मैं एक क्लास और लेकर के आने वाला हूं, जिसमें हम हमारे संविधान के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे उनके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। और मतलब एक मैराथन टाइप का क्लास होगा जिसमें जितने भी आर्टिकल हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, और वो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट आर्टिकल को लेकर के और उसका व्याख्या किया जाएगा। ठीक है। तो अगला भाग देखते हैं दोस्तों, और हमारा जो दूसरा भाग है वह नागरिकता है, सिटीजनशिप है। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद होना चाहिए दोस्तों। भाग नंबर 2 नागरिकता जो सिटीजनशिप है इससे संबंधित है, और इसमें आर्टिकल 5 से लेकर के, क्योंकि पहले भाग में तो 1 से लेकर के 4 तक था, तो जो दूसरा भाग स्टार्ट होगा तो वो 5 से लेकर के 11 तक है। तो अब तीसरा भाग जब स्टार्ट होगा तो फिर वो इसके आगे 12 से शुरू होगा। तो इस तरीके से आर्टिकल भी मतलब नंबर रिपीट नहीं होते हैं, है ना। तो 1 से लेकर के 4 तक पहले भाग में है, पहले चैप्टर में है, फिर 5 से लेकर के 11 तक दूसरे भाग में है। और नागरिकता, तो इसमें दोस्तों नागरिकता की, जब हमारा देश एक तरीके से अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था और जब देश का विभाजन हुआ उसके बाद संविधान बनाया गया, तो सिटीजनशिप की परिभाषा रखी गई कि कौन लोग होंगे जो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो उस टाइम नागरिकता की परिभाषा बताई गई थी। उस टाइम जब देश का विभाजन हुआ और उसके बाद जब संविधान बनाया गया, तो उस टाइम के कंडीशन के अनुसार भारत के नागरिकों की व्याख्या की गई, मतलब पहचान करने के लिए परिभाषा बताई गई कि वह कौन कौन से लोग होंगे जो भारत के नागरिक होंगे। और इसके अलावा भारत की अगर किसी को नागरिकता चाहिए, मान लीजिए कोई विदेशी नागरिक है और वह भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो क्या क्या कंडीशन होगा, क्या क्या टर्म कंडीशन जो भी है, क्या क्या नियम शर्तें होंगी जिसके अनुसार कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो ये सारी बातें भाग नंबर 2 में बताया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसे एक आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल नंबर 9, तो वो कहता है कि भाई अगर आप किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। भाग नंबर 10 बताता है कि आप क्या मतलब अगर कुछ गलती करते हैं तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, तो नागरिकता रहने की शर्तें बताई गई हैं। भाग नंबर 11 में दोस्तों, जो 11 है 11 आर्टिकल नंबर, भाग में बोल रहा हूँ आर्टिकल, जो आर्टिकल नंबर 11 है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 11, तो आर्टिकल नंबर 11 में संसद को अधिकार दिया गया है कि नागरिकता संबंधी वो कानून बनाएं। बात समझ में आया आपको? चलिए, तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता के नियम, प्रवासी भारतीयों की नागरिकता, प्रवासी मतलब जो बाहरी हैं तो उनकी क्या क्या कंडीशन रहेगा कि उनकी नागरिकता बनी रहेगी यहाँ पे, और नागरिकता अधिनियम से संबंधित इसमें प्रावधान किया गया है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो ये सिटीजनशिप से संबंधित भाग है। तीसरा भाग है दोस्तों फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आर्टिकल है 12 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल इसमें है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 12 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों जो 12 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल हैं ये फंडामेंटल राइट बताते हैं, लेकिन हमारा जो फंडामेंटल राइट है उनको भी कैटेगराइज किया गया है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और एक है जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो इस तरीके से वर्तमान में कुल 6 अधिकार हैं, मौलिक अधिकार। लेकिन जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान, तो ध्यान रखना है कि मूल संविधान में, है ना, मूल संविधान में कुल कितने हमारे मूल अधिकार थे। तो मूल संविधान में दोस्तों जो हमारे मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट थे, वो 7 थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में है 6। तो वर्तमान में दोस्तों 6 है, लेकिन मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नागरिकों को मौलिक अधिकार जैसे समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचार आर्टिकल नंबर 32 में, और इसको जो आर्टिकल नंबर 32 है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 32 है, इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। जो आर्टिकल नंबर 32 होगा संवैधानिक उपचार, इसको संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूरा मूल अधिकार संविधान की आत्मा नहीं कहलाता, बल्कि संवैधानिक उपचार है ये, है ना। वैसे अगर संविधान की आत्मा कहलाता है तो वह प्रस्तावना कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाग नंबर 4, और दोस्तों भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो शॉर्टकट में इसको डीपीएसपी बोलते हैं। इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के आर्टिकल हैं। आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 है ना, तो ये है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये वाद योग्य नहीं है, मतलब इसमें जो भी प्रावधान किया गया है इसको लेकर के न्यायालय नहीं जाया जा सकता, सुनवाई नहीं हो सकती इस पर। तो इसमें बताया क्या गया है,
इसमें दोस्तों सरकार को, जो सरकार है ना, जो सरकारें होती हैं उनको संविधान निर्माता ने, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने सरकार को गाइडलाइन जारी किया है कि भाई आप अपनी नीतियों को लागू करते समय, आप कानून बनाते समय इन विषयों को ध्यान में रखेंगे। मतलब आपका कानून जो होगा वह डीपीएसपी के सिमिलर होना चाहिए, उसी से मिलता जुलता होना चाहिए या वैसा ही होना चाहिए, है ना। तो एक तरीके से इन्होंने एक सांचा बना दिया कि भाई आपका जो कानून होगा या आपके जो नियम होंगे या आपकी जो नीतियां होंगी वो इसी सांचे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इन्होंने एक सांचा बना करके ऐसे फिट कर दिया, समझिए भाग नंबर 4 में। ये आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन ये देखिए वाद योग्य नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कभी भी गैर इंपॉर्टेंट नहीं बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार अपनी नीतियां इसी के अनुसार बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि संविधान में 3 चीजें ऐसी हैं जो वाद योग्य नहीं है, है ना, जिनको लेकर के न्यायालय नहीं जाया जा सकता। तो पहला है दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना कोई भाग नहीं है, ध्यान रखना है। प्रस्तावना कोई भाग नहीं है, बल्कि प्रस्तावना हमारे संविधान में भाग से पहले एक तरीके से एक आमुख के रूप में है, ठीक है, तो एक परिचय के रूप में है। तो ये प्रस्तावना है और प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, ध्यान रखना है। और संविधान का भाग है लेकिन वाद योग्य नहीं है। और दूसरा दोस्तों, दूसरा है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको लेकर के भी न्यायालय नहीं जाया जा सकता, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक के आर्टिकल हैं। और दोस्तों जो तीसरा है वह मूल कर्तव्य है। जो तीसरा है वो क्या है? मूल कर्तव्य है, जो आर्टिकल नंबर 51A में, आर्टिकल नंबर 51A में वर्णित है। तो ये 3 ऐसे पार्ट हैं संविधान में, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, जिनको लेकर के न्यायालय नहीं जाया जा सकता। क्लियर है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, ये तत्व सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मार्गदर्शन करते हैं, सरकार का ये मार्गदर्शन करते हैं कि आपको ऐसा कानून बनाना है, लेकिन सरकार बाध्य नहीं है ऐसा कानून बनाने के लिए, और ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कभी भी इसको गैर महत्वपूर्ण आप नहीं बताएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला है जो भाग है, भाग नंबर 4A है, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज कहलाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, मूल कर्तव्य। तो कर्तव्य है ये रूस के संविधान से लिया गया है, उस टाइम सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है, जो मूल कर्तव्य है, ठीक है। ये आर्टिकल है 51A, और आप समझ गए होंगे कि ये हमारे संविधान में बाद में ऐड किया गया, जब दोस्तों इमरजेंसी का दौर था 75 से लेकर के 77 तक, है ना, 1975 से 1977 तक। तो उसी दौरान इस भाग को नए तरीके से एक चैप्टर बना करके, एक भाग बना करके हमारे संविधान में ऐड किया गया। तो मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बता रहा हूं कि दोस्तों देखिए, जो भाग है 4 तो वो पहले से ही था डीपीएसपी, और इसके आगे भाग नंबर 5 ये भी पहले से ही था संघ सरकार। तो ये डीपीएसपी से मिलता जुलता था, और इसीलिए या तो हम डीपीएसपी के पहले इसको ऐड करें या डीपीएसपी के बाद ऐड करें। तो इसीलिए हमने डीपीएसपी के बाद इसको ऐड किया, और ये 4 और 5 के बीच में आ गया। तो ये भाग नंबर 4A के नाम से ऐड किया गया, और इसमें आर्टिकल है 51A, 51A, है ना, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं इसको। तो विवरण 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। क्लियर है? सरकार ने सोचा था कि भाई जैसे हमारे पास बहुत सारे ड्यूटीज़ होते हैं, जैसे कि हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, और सरकार के लिए कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है, डीपीएसपी में। तो जैसे सरकार के लिए डीपीएसपी में सरकार के कुछ कर्तव्य बताए गए कि आपको भाई ऐसे करना है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है, ऐसे ही सरकार ने नागरिकों के लिए, ध्यान रखना है, हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने इसको नहीं ऐड किया था, उन्होंने नागरिकों को ऐसे ही छोड़ दिया था, लेकिन सरकार ने बाद में ये फील किया कि भाई जैसे हमारे कुछ कर्तव्य हैं ऐसे नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य सेट होने चाहिए, और इसीलिए उन्होंने ये नागरिकों के कर्तव्य के रूप में इसको ऐड कर दिया। क्लियर है? तो ये मूल कर्तव्य है। और दोस्तों मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है ना। जब ये जोड़ा गया था तो उस टाइम 10 कर्तव्य थे, और बाद में ये 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत दोस्तों इसमें एक अलग नया कर्तव्य जोड़ दिया गया कि जो माता पिता एवं अभिभावक होंगे वह अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे शिक्षा के अधिकार के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 11 अभी मूल कर्तव्य हैं, लेकिन जब ये जोड़ा गया था तो 10 कर्तव्य थे, और हमारे मूल संविधान में
एक भी कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में एक भी कर्तव्य नागरिकों के लिए नहीं था। नागरिकों के 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख, जैसे कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, पर्यावरण की रक्षा करना, ऐसे बहुत तरह के कर्तव्य इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद हो गया होगा, 4A मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 से A तक। क्लियर है। चलिए अगले भाग की ओर बढ़ते हैं और 5वां भाग है दोस्तों भारत सरकार से, है ना, संघ सरकार से या केंद्र सरकार से। तो संघ सरकार के बारे में बताया गया है इसमें, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक के आर्टिकल हैं इसमें। और दोस्तों एक बात है कि ये मैं आपको बता दूं और ध्यान से समझेंगे कि ये बहुत लंबा है। आप देखिए 52 से लेकर के 151 तक के आर्टिकल हैं, तो ये बहुत लंबा हो गया, तो इसलिए इसको अध्याय में भी बांटा गया है, इसको अध्याय में भी बांटा गया है। और दोस्तों इसमें कुल 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं। तो वो 5 अध्याय कौन कौन से हैं मैं आर्टिकल बताता हूं। देखिए इसी के अंतर्गत, जैसे इसमें 52 से लेकर के 151 तक के आर्टिकल हैं, तो इनको कैटेगराइज किया गया, मतलब भाग के भीतर भाग बना दिया गया, भाग के भीतर अध्याय बना दिया गया, पार्ट बना दिया गया। तो ध्यान रखना है कि जो इसमें पहला पार्ट होगा, भाग नंबर 5 के अंतर्गत जो पहला अध्याय होगा वो कौन सा होगा? तो दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 78 तक के जो आर्टिकल हैं, 52 से लेकर के 78 तक के। और इस अध्याय का नाम क्या होगा? इस अध्याय का नाम होगा दोस्तों कार्यपालिका। कार्यपालिका। और कार्यपालिका में किसके बारे में प्रावधान किया गया है? तो कार्यपालिका में दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और इसके अलावा महान्यायवादी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इनके बारे में इस आर्टिकल के अंतर्गत हमें प्रावधान मिलता है। तो केंद्र की कार्यपालिका हो गई। दूसरा जो अध्याय है वह 79 से लेकर के 122 तक के आर्टिकल के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या है दोस्तों? तो इसमें है विधायिका। इसमें क्या है? विधायिका। तो ये संसद से रिलेटेड हमारे आर्टिकल इसमें दिखाई देते हैं, संसद से रिलेटेड आर्टिकल हैं ये, जो 79 से लेकर के 122 तक हैं। भाग नंबर 3 दोस्तों, इसमें अध्याय नंबर 3 है, जो भाग नंबर 5 है, इसी के अंतर्गत अध्याय नंबर 3 है। तो इसमें एक ही आर्टिकल है 123, और इसमें क्या है? तो इसमें है अध्यादेश। इसमें क्या है? अध्यादेश। और किसके अध्यादेश? राष्ट्रपति के अध्यादेश। क्लियर है। इसके बाद अध्याय नंबर 4 है दोस्तों, यह 124 से 147 तक के आर्टिकल आते हैं। और इसमें क्या है? तो इसमें दोस्तों न्यायपालिका। न्यायपालिका, इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में, उसका गठन, उसकी कार्यप्रणाली, उसके अधिकार, क्षेत्राधिकार, शक्तियां, ये सारी बातें बताया गया है न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो 124 से 147 तक के आर्टिकल आते हैं। और दोस्तों जो 5वां अध्याय होगा इसमें, वह 148 से लेकर के 151 तक के आर्टिकल के अंतर्गत आता है। और इसमें जो अध्याय का नाम होगा वो होगा दोस्तों CAG, यानी कि कैग, जिसे आप बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे आप वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बोलते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बोलते हैं। क्लियर है। तो ये 5 अध्याय हैं इसके अंतर्गत, ये बहुत बड़ा है, इसलिए दोस्तों ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये आप नोट कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको कुछ और वही बातें बताता हूं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रख लेना है ना। मैं आपको बताता हूं, वो भी ध्यान रखेंगे आप। और वो ये है कि इस भाग में, ये जो 5वां भाग है, इसमें अगर आपने आर्टिकल याद कर लिए, ध्यान से समझना है आपको, मैं विषय से हट करके थोड़ा था, लेकिन बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है बताना। तो इसके अंतर्गत अगर आपको आर्टिकल्स याद होंगे तो राज्यों के आर्टिकल्स आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे इसके अंतर्गत कोई सा भी आर्टिकल है, अगर वह 72 से लेकर के 111 तक के आर्टिकल हैं, 72 से लेकर के 111 तक के आर्टिकल जो भी आएंगे, इसमें अगर आपने दोस्तों 89 ऐड कर दिया, 89 ऐड कर दिया, ये ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, 89 ऐड कर दिया, तो ये दोस्तों क्या निष्कर्ष निकलेगा? वही विषय राज्यों से संबंधित आ जाएगा। सर नहीं समझ में आया, तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे दोस्तों अगर आपको केंद्र के राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, आपको पता है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में होता है? 72 में। इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। लेकिन हमें राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति निकालना है। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो जैसे केंद्र में
राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है 72। अगर हमने इसमें 89 ऐड कर दिया तो ये क्या आएगा, ये आएगा दोस्तों 161। और जब 161 आएगा तो इसमें भी क्षमादान होगा, इसमें भी क्षमादान होगा, लेकिन ये राज्यपाल द्वारा क्षमादान होगा। ये राज्यपाल, तो ये राष्ट्रपति का क्षमादान हो गया, ये राज्यपाल का क्षमादान हो गया। तो दोस्तों 72 से लेकर के 111 तक के जो भी आर्टिकल होंगे, अगर इसमें आपने 89 ऐड कर दिया तो यह राज्यों का निकल करके आएगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे अगर आपने ये याद किया हुआ है कि भाई 79 में, जो 79 है इसमें संसद का गठन है, जो 79 है इसमें संसद का गठन है। अब आपको राज्यों के विधानमंडल के गठन के बारे में आर्टिकल नहीं पता है, तो इसके लिए ट्रिक क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि 72 से लेकर के 111 तक के आर्टिकल में अगर आपने 89 ऐड कर दिया तो क्या निकल करके आएगा, 998 और 168 आ जाएगा। और 168 में भी दोस्तों जो राज्य की विधानमंडल है, यानी राज्य का छोटा संसद, जो राज्य का संसद होता है उसको विधानमंडल बोलते हैं, तो विधानमंडल का गठन निकल करके आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। और इसके आगे दोस्तों 111 के बाद, अगर 111 के बाद ध्यान से समझिए, अगर आपने 112 से लेकर के केंद्र के आर्टिकल हैं 112 से लेकर के 123 तक के आर्टिकल में, 112 से लेकर के 123 तक के आर्टिकल में अगर 90 ऐड कर दिया तब भी वो राज्य का निकल करके आ जाएगा। 112 से लेकर के 123 तक में आपको 90 जोड़ना है और 72 से लेकर के 111 तक में 89 जोड़ना है। अगर ये आपने याद कर लिया है तो राज्यों के आर्टिकल भी आपको इजीली याद हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए तो अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। और जो भाग नंबर हमारा छठा भाग है, इसमें दोस्तों राज्य सरकारों के बारे में बताया गया है। और सेम वैसे ही जैसे केंद्र के बारे में आपने देखा था कि कार्यपालिका है, फिर विधायिका है, फिर न्यायपालिका है, इस तरीके से ऐसे ही राज्यों के बारे में भी इसको भी वैसे ही कैटेगराइज किया गया है। तो ये आप निकाल लेंगे। 152 से लेकर के 237 तक के आर्टिकल हैं। और दोस्तों भाग नंबर 1 से लेकर के भाग नंबर 6 तक बिल्कुल सीक्वेंस में आपको आर्टिकल सहित याद होने चाहिए। ये तो आर्टिकल सहित याद होने चाहिए, इसके बाद भले ही आर्टिकल ना याद हो, केवल भाग का नाम याद हो, लेकिन भाग नंबर 1 से लेकर के भाग नंबर 6 तक आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, आर्टिकल सहित याद होना चाहिए। क्लियर है? विवरण, तो राज्यों की शासन व्यवस्था जैसे राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय और उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है भाग नंबर 6 में। और ये इसमें राज्य सरकारों के बारे में बताया गया है। दोस्तों जो भाग नंबर 7 है वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये डिलीट हो चुका है। भाग नंबर 7 डिलीट हो चुका है। इसमें बी कैटेगरी के जो 20 श्रेणी के राज्य थे वो हुआ करते थे। आपको पता है कि सरकार ने 7वां संविधान संशोधन 1956 किया था और इसी के तहत दोस्तों भारत में जो 4 कैटेगरी के राज्य थे उनको सबको सम्मिलित करके केवल 2 कैटेगरी के राज्य बनाए गए। 14 राज्य बनाए गए थे उस टाइम, 14 राज्य बनाए गए थे, तो ये एक श्रेणी हो गया। और दूसरा श्रेणी था दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, तो 6 यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो आज भी ये 2 कैटेगरी के हैं और ये 14 बढ़ करके आपको पता है कि 28 हो चुका है और जो यूटी है ये बढ़ करके 8 हो चुके हैं। मतलब घटते बढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये 9 था फिर 8 हो गया, तो इस तरीके से ये घटते बढ़ते रहते हैं ना। तो ऐसे ही राज्य भी हैं। तो ये क्योंकि आपको पता है कि संसद को ये अधिकार है कि भाई वो राज्यों को जोड़ करके भी राज्यों को बना सकते हैं और राज्यों को तोड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से यह संख्या लगातार बढ़ता गया। तो राज्यों का पुनर्गठन अगर कभी भी पूछा जाएगा, राज्यों का पुनर्गठन किस संशोधन द्वारा हुआ, तो यह भी 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और इसी के तहत दोस्तों जो भाग नंबर 7 था यह हमारे संविधान से निश्चित कर दिया गया, हटा दिया गया। यह भी आपको याद होना चाहिए। तो भाग नंबर 7 नहीं है, ये एकमात्र ऐसा भाग है जो हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है, एकमात्र ऐसा भाग है जो हमारे संविधान में नहीं है। भाग नंबर 8 देखते हैं हम लोग। और भाग नंबर 8 में दोस्तों जो हमारे यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, इनके बारे में शासन प्रशासन के बारे में बताया गया है। और इसमें दोस्तों 239 से लेकर के 242 तक के आर्टिकल हैं जो यूटी में कैसे शासन प्रशासन चलाया जाएगा उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो विवरण, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, देखिए प्रशासन
उनके प्रशासक और विशेष प्रावधान, जैसे कि दिल्ली और पांडिचेरी के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। जैसे कि दोस्तों ये दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपनी विधानसभाएं होती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। 17वां संविधान संशोधन किया गया था इसके लिए, तो 17वां संविधान संशोधन किया गया था और इनको राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित कर लिया गया, तो इनको विशेष यूटी का दर्जा दिया गया है दिल्ली और पांडिचेरी को। तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है, यूटी के प्रशासन से संबंधित है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा भाग नंबर 9 है दोस्तों, और भाग नंबर 9 में पंचायतें हैं। भाग नंबर 9 में क्या है? पंचायतें। भाग नंबर 9 में दोस्तों पंचायतें हैं। और अनुच्छेद 243 देखिए, आर्टिकल नंबर 243 तो पहले से ही था, आर्टिकल नंबर 243 तो पहले से ही था और पंचायत के रूप में ये स्थापित था। लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया, तो 92 किया गया, तो इसमें किया क्या गया? इसमें बहुत सारे, इसको मतलब संवैधानिक दर्जा दिया गया और बहुत सारे प्रावधान इसमें जोड़े गए। तो 243 पहले से ही था, अब इसमें 243A, 243B, 243C ऐसे करते करते इसमें बढ़ा दिया गया और 243A, B, C, D ऐसे करते करते 243O तक इसमें जोड़ दिया गया। 243A से लेकर के 243O तक के आर्टिकल इसमें जोड़ दिए गए। और पंचायतों में दोस्तों महिलाओं को भी आरक्षण है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए गए। जैसे डी में जो 243D है, इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा के है, उसमें निर्वाचन से संबंधित है। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है। इसमें 243 से लेकर के 243O तक के आर्टिकल इसमें मिलते हैं हमें, तो पंचायत हैं, ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसका विस्तार किया गया, जोड़ा नहीं गया, इसका विस्तार किया गया। ग्राम पंचायतों की संरचना, शक्तियां और कार्यों का वर्णन किया गया। अगला है दोस्तों नगर पालिका, और ये एक नया भाग ही जोड़ा गया, ये आपको ध्यान रखना है, एक नया भाग जोड़ा गया और वह भाग क्या है? नगर पालिका। तो भाग नंबर दोस्तों 9A, और आप यहां पर देख सकते हैं भाग नंबर 9A नगर पालिकाएं हैं। और 243O तक था, तो इसी के आगे बढ़ाएंगे। 243 एक ही आर्टिकल है, लेकिन ABCD करके इसके आगे बढ़ाया गया है। तो 243 दोस्तों, 243 O के बाद 243P से लेकर के 243 ZG तक के आर्टिकल इसमें नगर पालिका में जोड़ दिए गए। और जैसे राज्य पालिका था, ऐसे ही यहाँ पे ये नगर, जैसे वहाँ पे वो ग्राम पंचायत था, ऐसे यहाँ पे ये नगर पालिका है। एक बात और है दोस्तों, ये भी आप नोट कर लेंगे, जो नगर पालिका है पूछा जाता है कि इनको कितने विषय दिए गए हैं, तो इनको विषय दिए गए हैं 18। इनको विषय कितने दिए गए हैं? 18। और जो ग्राम पंचायतें थी, इसके पहले ग्राम पंचायतों को विषय कितने दिया गया है? ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत को कितना विषय दिया गया है? ग्राम पंचायत को दोस्तों 29 विषय दिया गया है। तो ग्राम पंचायत को 29 विषय दिया गया है, और जो नगर पालिकाएं हैं इनको 18 विषय दिया गया है। यह भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगला है दोस्तों भाग नंबर 9B, तो ये वो तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन ये दोस्तों 97वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 97वां संविधान संशोधन 2011, और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। ये मतलब कह लीजिए 5 स्टार वाला क्वेश्चन है ना, हर एग्जाम में रिपीट करने वाला, हर दूसरे चौथे साल ये क्वेश्चन फिक्स होता है कि सहकारी समिति के लिए संविधान में कौन सा भाग है। तो ये 9B है सहकारी समिति के लिए, और इसमें 243ZS से लेकर के 243ZT तक के आर्टिकल इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अगर आर्टिकल याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, नहीं तो भाग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आर्टिकल भी याद कर लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, और अच्छे सेफ हो जाएंगे आप, है ना, कम से कम सेफ जोन में रहेंगे। तो विवरण 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा इसको जोड़ा गया था। और तो तीनों को आप एक साथ याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? जैसे देखिए 9A और 9B। तो 9 में क्या है? 9 में दोस्तों है पंचायत, और इसका विस्तार कब किया गया? तो ये किया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। मैं इसको हटा देता हूं, 1992 द्वारा। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों इसमें है नगर पालिका, और इसमें दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 है। और जो 9B है, इसमें है दोस्तों सहकारी समिति, कोऑपरेटिव जो कमेटी होती है, कोऑपरेटिव कमेटी होती है, वो है 9B में। और ये दोस्तों 97वां संविधान संशोधन
2011 द्वारा ऐड किया गया। तो इन तीनों को एक साथ याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें 243 ZS से लेकर के 243 ZT तक के आर्टिकल सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों भाग नंबर 10 है। तो ये जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, भारत में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जिनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है ना। अगर आप सामान्य क्षेत्र में रहते हो तो आप वहाँ के वो बहुत दुर्गम क्षेत्र होते हैं और वहाँ की जीवन शैली शहरों से बिल्कुल भिन्न होती है ना। तो आप अनुसूचित क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पे मतलब आप अगर शहर से जाएंगे तो उस क्षेत्र को पिछड़ा कहेंगे, लेकिन वह प्रकृति से बहुत ही जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है ना। तो उनके लिए जो सामान्य लॉ एंड ऑर्डर होता है उस तरीके का नहीं होता। उसको जब अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है, तो वहाँ के जो नियम कानून होते हैं, जो शासन प्रशासन होता है, वो नियम कानून बदल जाते हैं वहाँ के लिए, है ना। तो ये प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। और एक ही आर्टिकल था पहले 244, फिर इसमें एक आर्टिकल और जोड़ा गया 244A। और दोस्तों इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित मतलब जो ये जनजातीय क्षेत्र हैं इनके प्रशासन, देखिए प्रशासन, वहाँ के नियम कानून, क्योंकि वहाँ के नियम कानून सामान्य क्षेत्रों के नियम कानून से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और विशेष प्रावधान, जैसे कि 5वीं और 6ठी अनुसूची इसी से संबंधित है दोस्तों। 5वीं और 6ठी, 5वीं जो है वो सामान्य राज्यों में है और 6ठी में दोस्तों 4 राज्य हैं। जो 6ठी अनुसूची आप पढ़ते हैं तो इसमें 4 राज्य हैं। असम है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों के जो क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र, इनके बारे में प्रशासन कैसे होगा ये भी इसी आर्टिकल्स में बताए गए हैं। क्लियर है। तो ये अनुसूचियां बताई गई हैं और इसी अनुसूची में ये जो राज्य हैं इनके शासन प्रशासन के बारे में। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है, अनुसूचित क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें शासन प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान है वह किस आर्टिकल में किया गया है, 244 से लेकर के 244A। एक ही आर्टिकल था, फिर एक इसमें बाद में ऐड किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। संघ और राज्यों के बीच संबंध, तो दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो संबंध होता है ना, केंद्र के, आपको पता है कि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है और संघात्मक व्यवस्था होने के कारण आपको ये बताना पड़ेगा कि केंद्र का क्या क्षेत्र है और राज्य का क्या क्षेत्र है। तो दोनों का क्षेत्र हमारे संविधान में बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से विभाजित किया गया है कि भाई ये एरिया आपका होगा, ये एरिया, जैसे एक आर्टिकल है 245, तो इसमें बताया गया है कि भाई जो केंद्र सरकार है उसका कानून बनाने का जो क्षेत्र होगा वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकते हैं। इनफैक्ट जो भारत के बाहर लोग रहते हैं, भारतीय लोग रहते हैं, उनके लिए भी संसद कानून बना सकती है। और जो राज्य होंगे, राज्य, तो राज्य का विधानमंडल केवल अपने राज्य के लिए कानून बनाएंगे। जैसे कि अगर तमिलनाडु विधानमंडल है तो वह भाई कर्नाटक के लिए कानून नहीं बना सकते, वह केवल अपने राज्य तमिलनाडु के लिए ही कानून बना सकते हैं। लेकिन संसद है तो संसद का कानून पूरे देश पर लागू होगा, वह पूरे देश के लिए कानून बनाएगा। तो यहाँ पर संबंध बताए गए हैं। और दोस्तों संबंध भी 2 तरीके का बताया गया है। जो संबंध बताया गया है, संबंध भी ध्यान रखना है, 2 तरह का संबंध बताया गया है, 2 तरह का संबंध बताया गया है। तो एक संबंध बताया गया है विधायी संबंध। एक संबंध कैसा है, विधायी संबंध, विधायी संबंध। और दूसरा संबंध बताया गया है दोस्तों प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध। तो ये 2 संबंध बताए गए हैं, एक विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध या कार्यपालिकी संबंध भी आप बोल सकते हैं, विधायी संबंध या प्रशासनिक संबंध। ठीक है, अब विधायी संबंध और दूसरा प्रशासनिक संबंध। तो जो विधायी संबंध है यह 245 आर्टिकल नंबर 245 से लेकर के 255 तक के आर्टिकल्स इसके अंतर्गत प्रावधान मिलते हैं। और 256 से लेकर के 256 से लेकर के 263 तक के आर्टिकल्स दोस्तों प्रशासनिक संबंध के बारे में बताते हैं। और इसमें इसके अंतर्गत बहुत सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि कुछ, जैसे एक आर्टिकल में आप एग्जांपल देता हूं, एक आर्टिकल है 250। तो 250 कहता है कि जब भी देश में इमरजेंसी होगा तो इमरजेंसी के दौरान केंद्र द्वारा राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाया जा सकता है। तो इसमें कंडीशन बताया गया है। तो ये देखिए विधायी संबंध है, कानून बनाने की बात हो रही है। विधायी संबंध का मतलब होता है कानून बनाने का संबंध, कानून कैसे बनाया जाएगा, कानून बनाने वाला संबंध। और प्रशासनिक संबंध मतलब शासन प्रशासन से संबंधित। तो 250 कानून बनाने वाला है, 250 इसी के अंतर्गत आएगा। तो विधायी संबंध के अंतर्गत तो राज्य सूची के विषय पर भी किसी खास कंडीशन में केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। समझ में आया आपको।
तो ये आपको ध्यान रखना है। विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, दो संबंध बताए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसी में जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दिया गया है, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची भी इसी से संबंधित है। जो 200 आर्टिकल नंबर 246 है, 246 के अंतर्गत ही 7वीं अनुसूची भी हमें दिखाई देता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो जल विवाद प्राधिकरण गठित होता है, 200 यहाँ पे 62 और 263 है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, इसके अंतर्गत आपको एक बार पढ़ना चाहिए, और मैं जल्दी ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल की क्लास भी लेकर के आऊँगा। तो विधायी और प्रशासनिक संबंध इसमें बताए गए हैं, जैसे कि विधायी शक्तियों का विभाजन, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, और अंतर्राज्यीय परिषद भी बताया गया है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राज्यीय परिषद 263 के तहत है। क्लियर है। अगला है भाग नंबर 12। तो दोस्तों भाग नंबर 11 में केंद्र राज्यों का संबंध बताया गया है, लेकिन विधायी बताया गया है और प्रशासनिक बताया गया है। लेकिन जो भाग नंबर 12 होगा, भाग नंबर 12 इसमें वित्तीय संबंध बताया गया है। कैसा संबंध? वित्तीय संबंध है ये, वित्तीय संबंध। केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध क्या होंगे? तो पैसे से रिलेटेड अगर कभी भी पूछा जाएगा, पैसे से रिलेटेड भाग नंबर 12 है ना, तो अगर कभी भी पैसे से रिलेटेड संबंध होगा तो वह भाग नंबर 12 में है, और ये आर्टिकल 264 से लेकर के 300A तक है। तो इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे दोस्तों एक आर्टिकल है 265, 265 कहता है कि संसद के कानून के बिना सरकार द्वारा कभी भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। यानी ऐसा नहीं कि जैसे पहले के मध्यकाल में आप देखते हैं तो भाई एक अनाउंस हो गया और आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, सरकार ने एक अनाउंस कर दिया कि भाई सबसे जजिया, गैर मुसलमानों से जजिया कर वसूला जाएगा। तो आज की सरकारें चाहें तो ऐसे ही कोई अनाउंस कर दे टैक्स के लिए तो वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? क्योंकि जब तक संसद कानून नहीं बनाएगी, केवल सरकार के अनाउंसमेंट से टैक्स नहीं वसूला जाएगा। ऐसा किस आर्टिकल में बताया गया है? 265 में, है ना, सरकार, संसद द्वारा टैक्स लगाना। 266 में दोस्तों आपको पता है संचित निधि है। 267 में आकस्मिक निधि है। 279A बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जीएसटी परिषद है। 279A जीएसटी परिषद है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 280, तो इसमें वित्त आयोग है, वित्त आयोग। इसके अलावा एक आर्टिकल है 300A, इसमें जो संपत्ति का अधिकार है वह है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको ऐड किया गया है ना, 1978 सही है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं। तो ये वित्त, संपत्ति और संविदाएं वाद विवाद से संबंधित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वित्तीय प्रावधान, करों का वितरण, वित्त आयोग, संपत्ति के अधिकार और संविदाओं से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। और अगला जो भाग होगा हमारा भाग नंबर 13, और भाग नंबर 13 दोस्तों भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भारत के भीतर जो व्यापार है, तो व्यापार करने के क्या क्या नियम होंगे? भारत के भीतर मुक्त व्यापार और वाणिज्य सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है, जो आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक के आर्टिकल इसमें आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा एक भाग है दोस्तों 14, और ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी पूछा गया है, तो ये आप याद रखें थोड़ा तो ज़्यादा बेटर है। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, और स्पेशली जो हमारे जैसे यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, क्या लिख रहा हूँ मैं, यूपीएससी, अरे भाई यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी दोस्तों किस आर्टिकल में है? तो एक आर्टिकल है इसके अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 315 आपने पढ़ा होगा। ऐसे ही एक एसपीएससी है, ये भी वही आर्टिकल है, एसपीएससी है ना। तो ये सब जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ये सब वे संस्थाएं हैं जो सरकारी नौकरियों के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, है ना। तो इनका प्रावधान इसी में किया गया है। तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यहाँ पे सेवाओं का मतलब नौकरियां हैं। तो जो नौकरियों से संबंधित आर्टिकल होगा वो दोस्तों वह 14 में होगा ना, भाग नंबर 14 में नौकरियों से संबंधित जो आर्टिकल होगा वह 14 में। तो ये संस्थाएं हैं, वे संस्थाएं जो एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, जो नौकरियों को देने के लिए वो एग्जाम लेती हैं। तो ये ध्यान रखना है। जैसे देखिए विवरण, लोक सेवा आयोग जैसे यूपीएससी, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी, और सरकारी कर्मचारियों की भर्ती शर्तों से संबंधित प्रावधान इसमें किया गया है। तो 14 है। और इसी से मिलता जुलता एक और आर्टिकल है दोस्तों 14A। मैंने आपको बताया ना कि जब सरकार को कोई भी नया भाग जोड़ना होता है तो वो मिलते जुलते, जहां पर मिलता जुलता भाग होता है वहीं पर ऐड करते हैं। जैसे कि
यहाँ पे 14 था तो ये नौकरियों से संबंधित था, तो यहीं पर एक नया भाग जोड़ा गया। मैं क्या लिख रहा हूँ, एक नया भाग जोड़ा गया 14A, ये भी एक नया भाग है और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें क्या है, तो इसमें दोस्तों प्राधिकरण है, अधिकरण कह लीजिए, जो अधिकरण, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स, तो ये क्या होता है सर, ट्रिब्यूनल्स। आप देखिए अगला भाग, पहले मैं बता दूं कि ये देखिए अधिकरण है, इसमें अनुच्छेद 323A से लेकर के 323B, तो आप देखिए कि ये आर्टिकल्स भी बाद में जोड़े गए हैं ना, ABCD लिखा हुआ है, तो 323A से 323B तक के 2 आर्टिकल हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। प्रशासकीय और अन्य विवादों के लिए अधिकरणों का गठन किया गया है। तो इसमें भी संस्थाओं को स्थापित करने की बात है, लेकिन ये संस्थाएं नौकरी नहीं देती, बल्कि ये किसी खास विषय पर निगरानी रखती हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, जो भाग नंबर 14 है वे संस्थाएं हैं जो नौकरियां देती हैं। जो भाग नंबर 14A में है, इसके अंतर्गत ये नौकरियां नहीं देती, ये कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती, बल्कि ये इनको विषय दिया जाता है संसद के द्वारा कि भाई आपको एक ये मैटर आपको गठित किया जा रहा है और आप इस मैटर पर निगरानी रखेंगे या ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं दोस्तों, NGT है ना, एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया, एक अधिकरण बना दिया गया, ये एक अधिकरण है, तो इसी के अंतर्गत इसको एक अधिकरण बना दिया गया। ऐसे बहुत सारे अधिकरण बनाए गए हैं, बहुत सारे। तो ऐसे ही एक अधिकरण है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं इसको, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। और इसकी स्थापना कब की गई, 2010 में। इसकी स्थापना कब की गई, 2010 में। तो इसको क्या विषय दिया गया था, इसको कहा गया कि भाई आपको जितने भी देश में, जो हमारे देश हैं, जितने भी पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं वो आप देखोगे, आप निगरानी करोगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कंपनी बहुत पेड़ काट रही है, ऐसा तो नहीं है कि सरकार ही रोड बनाने के नाम पर बहुत सारे पेड़ काटा जा रहा है। तो ये सब आप निगरानी रखेंगे कि ऐसा ना हो कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाए। तो देखिए इसका नाम ही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका नाम है, NGT शॉर्टकट में कहते हैं। तो इसकी स्थापना 2010। तो समझ में आया आपको, अधिकरण गठित करने का अधिकार दिया गया संसद को। तो इस भाग को जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि भाई संसद कोई भी एक नया अधिकरण गठित कर सकती है, जैसे कि NGT गठित किया गया 2010 में। क्लियर है। अगला भाग है दोस्तों 15 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला ये भाग है जो हर बार एग्जाम में रिपीट करता है ये, तो इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। निर्वाचन है ना, जो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329A तक है। और इसमें दोस्तों 3 आर्टिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक 324 है, एक आर्टिकल 325 है, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, 325 है, और एक आर्टिकल दोस्तों 326 है, 326। ये 3 आर्टिकल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 324 में क्या है, तो हमारे जो केंद्रीय इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में बातें बताई गई हैं कि जो भारत सरकार का जो भारतीय निर्वाचन आयोग होगा वह चुनाव कंडक्ट करवाएगा, है ना। तो चुनाव कंडक्ट करवाएगा, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। जो आर्टिकल 325 है इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या इन आधारों पर चुनाव में वोट देने से रोका नहीं जाएगा। तो वोट देने से रोका नहीं जाएगा, आधार बताए गए हैं दोस्तों 325 में। और 326 में बताया गया है कि हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क अधिकार होगा, यानी कि जिसका एज 18+ होगा, 18 साल से ज़्यादा होगा, उनको वोट देने से नहीं रोका जाएगा, यानी कि उनको वोट देने का अधिकार होगा। तो ये ध्यान रखना है, 324, 325 और 326 ये सारे आर्टिकल हैं जो चुनाव से संबंधित आर्टिकल हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग नंबर 15 है दोस्तों, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। फिर भाग नंबर 16 आता है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक। और इसमें भी दोस्तों कुछ आर्टिकल, जैसे इसमें क्या है मैं पहले वो बता दूं, तो जो SC ST या जो पिछड़ा वर्ग होगा, कोई भी जो पिछड़ा वर्ग होगा, SC ST या जो पिछड़ा वर्ग होगा, उसके लिए कुछ रिजर्वेशन होगा, कुछ सीटों का रिजर्वेशन होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, इसमें कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 330 है, जैसे 331 है, जैसे 332 है और जैसे 333 है, 333 है। तो इसमें बताया क्या गया है, इसमें कहा गया है कि भाई जो हमारा लोकसभा होगा, क्या होगा, लोकसभा, तो जो लोकसभा होगा इसमें SC के लिए और ST के लिए सीटों का आरक्षण होगा। तो जो SC है इनके लिए सीटों का आरक्षण कितना है, 84। जो ST है ये सीटों के लिए आरक्षण कितना है, 47। तो ध्यान रखना है कि केवल लोकसभा में है, राज्यसभा में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है। ऐसे ही 331 में बताया गया था कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय, ऐसे 2 लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन किया जाएगा। लेकिन यह प्रावधान 104वां संविधान संशोधन 2019 में समाप्त कर दिया गया। फिर 332 है, तो यह बताता है कि राज्यों की विधानसभा में,
राज्यों की विधानसभा में एससी और एसटी की सीटें आरक्षित होंगी। तो ये तो हर राज्य में अलग अलग होगा, आप किस राज्य के हैं वो आप देख लेंगे। तो विधानसभा में एससी एसटी के सीटों का आरक्षण 332 के अंतर्गत है। ऐसे ही दोस्तों 333 है। तो इसमें बताया गया है कि जो विधानसभा है उनमें एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन राज्यपाल करेगा, और इसको भी समाप्त कर दिया गया है, इन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे ही दोस्तों आर्टिकल है 338, 338 ए और 338 बी, है ना, 338 बी, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जो एससी एसटी और ओबीसी समाज है या जो पिछड़ा वर्ग आया है उनके बारे में कुछ विशेष प्रावधान किया गया है, उनके अधिकारों की रक्षा की गई है। क्लियर है। जैसे 338 में दोस्तों एससी आयोग है, 338 ए में एसटी आयोग है और 338 बी में ओबीसी आयोग है, और इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो संवैधानिक दर्जा ही है। तो ये सब दोस्तों संवैधानिक दर्जा इनको दिया गया है, ये बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। 338 में एससी आयोग है यानी कि अनुसूचित जाति आयोग है, 338 ए में एसटी आयोग है और 338 बी में 338 ए में एसटी आयोग है, 338 बी में ओबीसी आयोग है। तो ये सब बाद में ऐड किए गए हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष क्या निकला, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और विशेष प्रावधान किए गए हैं 330 से लेकर के 342 तक के आर्टिकल में। क्लियर है। आगे है राजभाषा। दोस्तों जो राजभाषा है हमारे संविधान में, राजभाषा ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, और इसका बहुत बार ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन कह लीजिए इसको, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। तो भाग पूछा जाता है डायरेक्ट, तो भाग कितने होंगे, भाग होंगे दोस्तों 17, भाग नंबर कितना है 17, और विषय का नाम क्या है, राजभाषा। क्लियर है। अनुच्छेद 343 से लेकर के 343 से लेकर के 351। क्लियर है। और विवरण क्या है, तो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करना और अंग्रेजी के उपयोग और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास हेतु प्रावधान किया गया है। तो जो भारतीय भाषाओं का विवरण है वो इसी के आर्टिकल के अंतर्गत दिखाई देता है। तो भाषा आप ध्यान रखेंगे कि भाषा किस में है, भाग नंबर 17 में है, ये आपको बिल्कुल रट लेना है। और भाग नंबर 18 ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इधर के भाग बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसमें है आपातकाल। अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक होगा, ये तो पक्का आपको याद होना चाहिए, याद ही हो गया होगा आपको। तो इसमें 3 तरह के आपातकाल हैं दोस्तों, एक 352 के अंतर्गत है, एक 356 के अंतर्गत है और एक 360 के अंतर्गत है। 352 में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, और 356 में राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन, और 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है। क्लियर है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। ये दोस्तों आपातकाल का प्रावधान है जो जर्मनी का वाइमर संविधान था, वहां से इसको ग्रहण किया गया है। ठीक है। आगे है प्रकीर्ण विविध, तो इसको विविध बोलते हैं दोस्तों। इसमें है क्या, तो इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष छूट दिया गया है। जैसे कि कहा गया है कि भाई जो राष्ट्रपति होगा वह अपने कर्तव्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होगा। सर इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे आज मान लीजिए कि राष्ट्रपति अपने पद पर बैठा हुआ है, वास्तविक पावर तो प्रधानमंत्री के पास होता है, राष्ट्रपति तो नाम मात्र की शक्तियां रखता है, लेकिन सारे काम राष्ट्रपति के ही नाम पर होते हैं, तो नाम तो राष्ट्रपति का ही होता है। तो इन फ्यूचर मान लीजिए कोई गलत डिसीजन ले लिया गया भारत सरकार के द्वारा, तो नाम तो राष्ट्रपति का है, तो इन फ्यूचर कल को राष्ट्रपति के ऊपर कोई दावा कर दे कि भाई इस व्यक्ति द्वारा इस देश को बर्बाद कर दिया गया क्योंकि ये डिसीजन लिया गया, तो इसका डिसीजन गड़बड़ था इसलिए इसको दंड दिया जाए, तो ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि वह अपने कर्तव्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे ही राज्यपाल है दोस्तों, तो ये सब प्रावधान किया गया है, इसको विविध बोलते हैं ना, मिसलेनियस बोलते हैं, इसको विविध बोलते हैं। तो ये अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक के आर्टिकल हैं। देखिए इसमें विभिन्न प्रावधान, तो जैसे राष्ट्रपति और राज्यपालों को विशेष संरक्षण दिया गया है इसमें, और संविधान की व्याख्या से संबंधित नियम बताया गया है। क्लियर है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण है, इसमें यह ध्यान रखना है, विविध है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक और आर्टिकल है दोस्तों 365, इसमें बताया गया है कि जो 65, इसमें बताया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को निर्देशित कर, मतलब जो राष्ट्रपति है वह इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है कि किसी राज्य ने केंद्र के दिशा निर्देशों को नहीं माना। एक आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें 365 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वह किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है जब उसे पता चले कि केंद्र के दिशा निर्देशों को राज्य ने नहीं माना। तो ये एक आधार इसमें बताया गया है 365 में। क्लियर है।
आगे है दोस्तों, ये है 20, और 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। एक ही आर्टिकल है इसमें, संशोधन है ना, संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे करना है, संविधान में संशोधन कैसे करना है, और अनुच्छेद एक ही है 368, और दो प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है दोस्तों, एक विशेष बहुमत और दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो इसमें दो प्रकार की संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। एक ध्यान रखना है, विशेष बहुमत, एक बताया गया है विशेष बहुमत, और दूसरा बताया गया है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत और प्लस आधे राज्यों की सहमति, आधे राज्यों की सहमति, सहमति, सहमति। तो कोई भी आर्टिकल दो तरीके से संशोधित किया जाएगा, ये इसमें बताया गया है। अच्छा, कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो साधारण बहुमत से संशोधित हो जाते हैं, लेकिन वह संविधान संशोधन नहीं माना जाता। संविधान संशोधन का मतलब वह 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता, भले ही वो चेंज हो जाए। तो मतलब वो बहुत हल्के आर्टिकल होते हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो इसी तरीके से संशोधित होते हैं। तो संशोधन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और संसद। अच्छा, इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण किया गया है, ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण किया गया है। और आपके जवाब का दोस्तों हम इंतजार करेंगे, देखते हैं आप कितना पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अगला है भाग नंबर 21, और भाग नंबर 21 में दोस्तों अस्थायी परिवर्ती और विशेष उपबंध बताए गए हैं। जैसे कि कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, इसमें कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर है, आपको पता होगा पहले 370 के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा था। ऐसे आज भी 371 के तहत 371A, 371B, C ऐसे करके बहुत सारे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और दोस्तों हमारे संविधान का जो लास्ट है वह भाग नंबर 22 है। लास्ट ये 22 है, लेकिन काउंटिंग करेंगे तो ये 25वें नंबर पर आएगा, क्योंकि बीच में 9A, 9B और 4A और 14A ऐसे 4 भाग नए तरीके से ऐड किए गए हैं, और भाग नंबर जो 7 है वो हटा दिया गया है। तो भाग नंबर 22 संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में प्रमाणिक पाठ और निसरण, ये सारी बातें बताई गई हैं। इसका अर्थ क्या है बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, लेकिन आज पहली बार पता चलेगा दोस्तों कि जैसे एक आर्टिकल है 393, एक आर्टिकल है 393 में, तो 393 में क्या बताया गया है पता है आपको? 393 में हमारे संविधान का संवैधानिक नाम बताया गया है ना। हमारे संविधान का ओरिजिनल नाम क्या है? तो भारत का संविधान उसका नाम है, भारत का संविधान। और ये आर्टिकल 393 में बताया गया है। तो संविधान का नाम बताया गया है, संविधान लागू होने की तिथि बताई गई है कि संविधान किस तिथि से लागू है, और इसके अलावा यह भी बताया गया है कि अगर उसका जो